ये कहानी शुरू होती है ड्यूक पाल से, जो एक खतरनाक और मशहूर गैंगस्टर है, लेकिन इसके बावजूद वो अब भी लगातार तैयारी कर रहा है कोरिया का सबसे मुश्किल एग्जाम पास करने की, क्योंकि उसका सपना है यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने का। लेकिन तभी उसका गैंग बॉस उसे ऑफर देता है, अगर वो यूनिवर्सिटी जाने का सपना छोड़ दे तो उसे पूरे गैंग का लीडर बना दिया जाएगा। ड्यूक पाल जवाब देता है कि वो सोच कर बताएगा। रास्ते में उसे मिलता है जी हियोन, एक हाई स्कूल स्टूडेंट जो जिंदगी से इतना टूटा हुआ है कि पुल से कूदकर जान देने जा रहा है। जी हियोन को बचाने के लिए ड्यूक पाल आगे बढ़ता है और उसकी गिरावट को रोक लेता है। दोनों किसी तरह बच जाते हैं, लेकिन उसी पल ड्यूक पाल खुद एक गाड़ी की टक्कर से मर जाता है। मगर किस्मत का खेल देखिए, ड्यूक पाल की मौत के ठीक पहले उसकी रूह जी हियोन के शरीर में चली जाती है। अब वो अपने गैंग के दोस्तों को ये बात समझाने की कोशिश करता है कि वो ड्यूक पाल ही है, बस जी हियोन के शरीर में, लेकिन कोई भी उस पर यकीन नहीं करता। उल्टा उसे ही अपने बॉस की मौत का जिम्मेदार ठहराते हैं। ड्यूक पाल बार-बार कोशिश करता है अपने पुराने शरीर में लौटने की, लेकिन उसका असली शरीर ठंडा पड़ चुका होता है। वो दोबारा पुल से कूदकर टाइम को रिवर्स करना चाहता है, लेकिन नतीजा बस टूटे हुए पैर में निकलता है। 3 दिन कोमा में रहने के बाद उसे डॉक्टर से पता चलता है कि उसका असली शरीर तो पहले ही क्रिमेट कर दिया गया है। सारी उम्मीदें खत्म होने पर वो फैसला करता है कि अब उसे जी हियोन के तौर पर हाई स्कूल की जिंदगी जीनी होगी। यहीं से शुरू होता है गैंगस्टर इन स्कूल वाला असली सफर। ड्यूक पाल जी हियोन की जिंदगी को समझने लगता है। उसे पता चलता है कि जी हियोन की पूरी लाइफ बेहद दर्दनाक रही है। स्कूल में लगातार बुलिंग होती थी, सब उसे अजीब समझते थे क्योंकि वो हमेशा एक क्लासमेट को देखता रहता था, जबकि असलियत ये थी कि वो बस उसका दोस्त बनना चाहता था। बुलीज उसे मजबूर करते थे कि वो घर से शराब और ज्वेलरी चुरा कर लाए। और जी हियोन की लाइफ की सच्चाई और भी कड़वी थी। वो एक बड़े कंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रेसिडेंट का बेटा है, लेकिन उसकी मां एक शराबी और अकेली महिला है जो कभी उस प्रेसिडेंट की रखेल थी। उसकी पूरी मौजूदगी एक छिपा हुआ राज थी जिसे कंपनी की सेक्रेटरी हर हाल में छुपाए रखना चाहती थी, कभी जी हियोन को डराकर तो कभी उसकी मां को शराब पिलाकर। जी हियोन की जिंदगी उसकी शर्मीली और डरपोक नेचर के कारण और भी मुश्किल हो गई थी। लेकिन अब ड्यूक पाल ने ठान लिया कि वो इस लड़के की जिंदगी बदलकर रख देगा। वो जी हियोन की पर्सनैलिटी का पूरा मेकओवर करता है, बाल कटवाता है, नया यूनिफॉर्म लेता है, डेस्क साफ करता है और वर्कआउट शुरू कर देता है। इसी बीच जब वो किताबें खरीदने जाता है तो उसकी मुलाकात होती है सी क्यूंग से, जो उसका क्लासमेट है। लेकिन जी हियोन का पुराना लुक इतना गौथ और उदास था कि से क्यूंग नए जी हियोन को पहचान ही नहीं पाता। धीरे धीरे ड्यूक पाल और से क्यूंग अच्छे दोस्त बनने लगते हैं और से क्यूंग उसके साथ काफी फ्रेंडली हो जाता है। लेकिन जैसे ही क्लास का पहला दिन शुरू होता है, ड्यूक पाल नोटिस करता है कि जी हियोन हमेशा अपने असली हालात सबसे छुपाता था। वो इतना रिच होने के बावजूद अपने ड्राइवर से कहता था कि उसे स्कूल से कई ब्लॉक्स दूर उतार दे ताकि किसी को पता न चले कि उसके पास पैसा है। ड्यूक पाल सोचता है अब ये सब बदलना पड़ेगा। स्कूल में वो टीचर्स के साथ इज्जत से पेश आता है और तो और क्लासरूम में एयर कंडीशनर देखकर तो वो पूरी तरह खुश हो जाता है। वहीं बाकी स्टूडेंट्स उसे देखकर सोचते हैं कि ये तो कोई नया लड़का है और कई लड़कियां तो उसके नए लुक पर फिदा हो जाती हैं। लेकिन जैसे ही हाजिरी लगती है और नाम आता है जी हियोन, सब शॉक्ड रह जाते हैं। ये वही पुराना इमो लड़का है जिसे सब इग्नोर करते थे और क्रिप्ट बुलाते थे। यहाँ तक कि सी क्यूंग भी चौंक जाता है क्योंकि उसने लाइब्रेरी में उसे बिल्कुल नहीं पहचाना था। ब्रेक में आते हैं जी हियोन के पुराने बुलीज जिनका लीडर है जेमिन। वो उसे डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन ड्यूक पाल ठंडी मुस्कान के साथ कहता है कि मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रहा था। वो एक गुंडे को तो आसानी से गिरा देता है, लेकिन जैसे ही दूसरे को मारने की कोशिश करता है उसे एहसास होता है कि ये उसका असली बॉडी नहीं है, ये जी हियोन का कमजोर शरीर है। नतीजा बुलीज उसे पूरी तरह पीटकर बेहोश कर देते हैं। बेहोशी में वो अपने सबकॉन्शियस में पहुंचता है जहां उसे मिलता है असली जी हियोन। जी हियोन उसे कहता है कि उसके शरीर से बाहर निकल जाए क्योंकि वो मरना चाहता था, लेकिन ड्यूक पाल सख्ती से कहता है कि वो ऐसा नहीं करेगा। अब वो उसे बचाएगा, उसे एक अच्छा स्टूडेंट बनाएगा और उन बुलीज से लड़ने की ताकत देगा। तभी जी हियोन की परछाई गायब हो जाती है और ड्यूक पाल होश में आता है। तभी से क्यूंग वहां पहुंचता है और उसे सीधे नर्स रूम ले जाता है। वहां से क्यूंग माफी मांगता है और बताता है कि उसने उसे नए लुक की वजह से नहीं पहचाना। वो ये भी कहता है कि दरअसल वे दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। ये सुनकर ड्यूक पाल तुरंत एक्टिंग करता है और कहता है कि उसका एक्सीडेंट हुआ था, याददाश्त खो गई है, लेकिन अगर वो चाहे तो फिर से दोस्ती कर सकते हैं। सी क्यूंग जोर से हंस देता है और कहता है फालतू कहानी मत बना, हम कभी फ्रेंड्स थे ही नहीं, असल में तू है कौन। ड्यूक पाल बात टालकर कह देता है कि उसे पागल समझो और क्लास लौट जाता है। लेकिन सी क्यूंग की शक की नजरें अभी भी उस पर टिकी रहती हैं। क्लास में बैठकर ड्यूक पाल कलरफुल नोट्स देखकर दंग रह जाता है कि लड़कियां पढ़ाई इतनी स्टाइल से भी कर सकती हैं। वो एक्साइट होकर कहता है कि उसे भी ऐसे नोट्स चाहिए। लड़कियां बताती हैं कि वो सब स्टेशनरी शॉप जाने वाली हैं। ड्यूक पाल तुरंत चहककर कहता है कि वो भी साथ चलेगा, अपनी कार से उन्हें छोड़ देगा और ट्रीट भी देगा। शुरू में आधी लड़कियां मना कर देती हैं, लेकिन आखिरकार उसकी जिद पर मान जाती हैं। स्टेशनरी शॉप में ड्यूक पाल पूरी तरह मार्कर्स का बादशाह बन जाता है और धीरे धीरे उन सबकी दोस्ती जीत लेता है। अगले दिन क्लास में सी क्यूंग अभी भी शक में है, क्या ये सच में वही जी हियोन है, क्योंकि अब जी हियोन पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा। उसके दोस्त हैं, वो फिट दिखता है और टीचर से आराम से बात करता है। इसके बाद कहानी और ज्यादा इंटेंस हो जाती है। गैंगस्टर यानी ड्यूक पाल की मुलाकात होती है जी हियोन के पिता की सेक्रेटरी से। वो उसे कहती है कि अब वो उसे स्कूल बदलकर सीधा विदेश भेज देगी क्योंकि उसका असली प्लान है जी हियोन और उसकी मां से पीछा छुड़ाना और खुद प्रेसिडेंट की पत्नी बन जाना। यह सुनकर ड्यूक पाल गुस्से में फट पड़ता है और साफ कह देता है कि अब वो उसे मैनिपुलेट नहीं कर पाएगी क्योंकि वो पहले वाला डरपोक जी हियोन नहीं रहा। सेक्रेटरी सम्मान को बर्दाश्त नहीं कर पाती और ठान लेती है कि उसे सबक सिखाएगी। इसके लिए वो उसी गैंग को हायर कर लेती है जो पहले ड्यूक पाल की खुद की गैंग थी, ताकि जी हियोन की जिंदगी नर्क बना दी जाए। ड्यूक पाल मदद मांगता है से क्यूंग से और से क्यूंग बिना झिझके उसकी मदद भी करता है। लेकिन उसी रात से क्यूंग को एक डरावना सपना आता है। वो याद करता है कि कैसे उस रात जब जी हियोन पुल से कूदने वाला था उसने उससे बात की थी। उसने कहा था कि उसे उसका सीक्रेट पता है और अगर वो उसकी पढ़ाई में मदद नहीं करेगा तो वो सबको बता देगा। यानी से क्यूंग के पास कोई गहरा राज छुपा हुआ है। अगले दिन स्कूल की छुट्टी रहती है तो ड्यूक पाल सोचता है कि अब उसे अपने कमजोर शरीर को स्ट्रांग बनाना होगा। वो ट्रेनिंग के लिए पब्लिक बाथ हाउस जाता है जहां उसकी टक्कर होती है दूसरी गैंग के 2 गुंडों से। वो उसे डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन ड्यूक पाल तुरंत अपने असली अंदाज में उन्हें इतना जोरदार लो ब्लो मारता है कि दोनों के होश उड़ जाते हैं। वहीं वो बोल देता है कि मैं हूं ड्यूक पाल, अपनी गैंग का सबसे टॉप आदमी। उसकी ताकत और कॉन्फिडेंस देखकर दोनों गुंडे सच मान लेते हैं। डर के मारे वो दोनों सीधा रिपोर्ट देने पहुंचते हैं अपने नए बॉस के पास। ये बॉस है डोंगसू, जो कभी ड्यूक पाल का जिगरी दोस्त और सबोर्डिनेट था, लेकिन अब उसने अपनी खुद की गैंग खड़ी कर ली है और स्कूल के लड़कों को हायर करना शुरू कर दिया है, जिनमें जी हियोन के पुराने बुलीज भी शामिल हैं। उधर घर पहुंचकर ड्यूक पाल को फिर से क्यूंग का शक झेलना पड़ता है। से क्यूंग अब भी यकीन नहीं कर पा रहा कि ये सच में जी हियोन है। वो जी हियोन के कमरे में घुसकर हर चीज छानबीन करने लगता है, यहाँ तक कि उसे शक हो जाता है कि कहीं ये नया जी हियोन असली इमो जी हियोन को मारकर छुपा तो नहीं दिया। लेकिन तभी ड्यूक पाल उसे पकड़ लेता है और साफ कह देता है कि वो कोई इंपोस्टर नहीं है, बस अब पहले जैसा नहीं रहा। इसी दौरान जी हियोन की मां की हालत अचानक बिगड़ जाती है क्योंकि ड्यूक पाल ने घर से सारा शराब बाहर फेंक दिया था। गुस्से और टूटे हुए मन के साथ मां उस पर हाथ उठाने लगती है और चीखते हुए कहती है कि वो कभी एक मशहूर एक्ट्रेस थी, लेकिन जी हियोन के पैदा होते ही उसने सब कुछ खो दिया। इस दर्दनाक सीन के बावजूद ड्यूक पाल उसे शांत करता है, समझाता है कि उसे फिर से खुश रहना चाहिए और अगर उसकी मौजूदगी ही बोझ है तो चाहे वो उसे नजरअंदाज कर दे। इस इमोशनल पल के बाद सीन शिफ्ट होता है एक स्टूडियो में जहां दोनों पुराना म्यूजिक सुन रहे होते हैं। वहीं ड्यूक पाल अपने मन की बात कहता है कि उसने बदलाव सिर्फ इसलिए किया ताकि अपनी मां की मदद कर सके और जी हियोन को बुलिंग से बचा सके। उसका मानना है कि दुनिया में जो लोग दूसरों पर जुल्म करते हैं उन्हें सजा मिलनी ही चाहिए, तभी ये दुनिया रहने लायक होगी। तभी अचानक से क्यूंग को उसके पिता की कॉल आती है। फोन उठाते ही वो बेचैन हो जाता है, नाखून चबाने लगता है और उसकी एंजाइटी साफ झलकने लगती है। कॉल खत्म होते ही वो जल्दी से घर चला जाता है और तभी हमें पहली बार उसके पिता से मिलने का मौका मिलता है। सी क्यूंग का असली घर का सच भी धीरे धीरे सामने आने लगता है। उसका पिता कोई आम आदमी नहीं बल्कि एक हाई प्रोफाइल प्रोसिक्यूटर है, सख्त, ठंडा और पूरी तरह कंट्रोल फ्रीक। उसने सी क्यूंग की जिंदगी पर इतना कंट्रोल रखा हुआ है कि उसके मोबाइल में ट्रैकिंग ऐप इंस्टॉल है जिससे वो हर वक्त उसके मूवमेंट्स देख सकता है। बचपन में तो कई बार उसने उसे सजा के तौर पर अकेला सड़क पर छोड़ दिया था। यही वजह है कि सी क्यूंग अंदर से अपने पिता से डरता है और मजबूरी में हमेशा क्लास का टॉपर बनना पड़ता है। अगले दिन ड्यूक पाल की भिड़ंत होती है जी हियोन के पुराने बुलीज से। वो उसे उसके ही दर्दनाक पलों के वीडियो दिखाते हैं जिन्हें देखकर ड्यूक पाल का खून खौल उठता है। गुस्से में वो
वो बुली का फोन तोड़ देता है और सीधे जेमिन जो लीडर है उसके मुंह पर मुक्का जड़ देता है। इसके बाद जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है और इस बार ड्यूपाल सबको पटखनी दे देता है। आखिर में वो जेमिन को आखिरी पंच देने ही वाला होता है कि तभी अचानक क्लास की टीचर पहुंच जाती है और लड़ाई रोक देती है। यही खुलासा होता है कि सी क्यूंग और टीचर दोनों ने ये पूरी लड़ाई देखी और ये भी सामने आता है कि सी क्यूंग हमेशा जी हियोन के साथ होने वाले अत्याचार देखता था लेकिन कभी उसे बचाता नहीं था। टीचर बुलीज को सजा देती है लेकिन इसके बावजूद वो दूसरे बच्चों को तंग करते रहते हैं। तब ड्यूपाल बार-बार उन्हें सबक सिखाता है, यहाँ तक कि बुलीज सोचने लगते हैं कि शायद वो खुद ड्यूपाल गैंग का ट्रेन किया हुआ बंदा है। धीरे-धीरे वो उन्हें स्मोकिंग छोड़ने, स्टूडेंट्स को परेशान करना बंद करने और पढ़ाई पर फोकस करने के लिए मजबूर करता है। उसका इरादा साफ था, उन्हें बदलना। लेकिन इसी बीच जेमिन एक और राज खोल देता है। असल में सी क्यूंग ही था जिसने पूरे स्कूल में जी हियोन के खिलाफ अफवाह फैलाई थी कि वो स्टॉकर है। यहाँ तक कि उसी ने उस पर ऑफिशियल हैरेसमेंट रिपोर्ट भी डाली थी। यही वजह थी कि क्लास में सब जी हियोन को छोड़कर अलग थलग कर देते थे। ये सुनकर ड्यूपाल और भी अलर्ट हो जाता है और सोचता है कि सी क्यूंग का असली चेहरा अब भी छुपा हुआ है। इस सबके बाद जब ड्यूपाल पढ़ाई में फेल हो जाता है, हालांकि उसने दिन रात पढ़ाई की थी, तो मजबूरी में वो सी क्यूंग से कहता है कि वो उसका ट्यूटर बन जाए। लेकिन तभी सीन में एंट्री होती है बास्केटबॉल टीम के कैप्टन की। वो जी हियोन को फिर से स्टॉकर बोलता है और सी क्यूंग को ट्यूटर बनने के लिए दबाव डालता है। ये सुनकर ड्यूपाल तुरंत खड़ा हो जाता है और कहता है अगर उसे सच में मर्द समझना है तो कोर्ट पर आए। अगर वो उसे बास्केटबॉल में हरा दे तो फिर वो ये इल्जाम दोहराए, वरना उसे सबके सामने माफी मांगनी होगी। कैप्टन को लगता है कि जी हियोन तो बस एक कमजोर लड़का है, लेकिन मैदान पर ड्यूपाल अपनी असली स्किल दिखाता है। सबकी हैरानी के बीच वो आसानी से कैप्टन को हरा देता है। इसके बाद सबके सामने वो एकदम वाइज ओल्ड मैन टोन में बोलता है, कभी भी किसी इंसान को सिर्फ एक अफवाह के दम पर जज मत करो। हो सकता है वो अंदर से टूटा हुआ हो और उसे नफरत नहीं मदद की जरूरत हो। ये बातें सुनकर सी क्यूंग का दिल बदलने लगता है। उसी समय उसे लैब से कॉल आता है जिसमें उसे कंफर्म होता है कि उसने जो बाल गुपचुप तरीके से ड्यूपाल के कपड़ों से लिया था उसकी रिपोर्ट कहती है कि हाँ वो सच में जी हियोन ही है। अब सी क्यूंग पूरी तरह उस पर भरोसा करने लगता है और कहता है कि वो उसकी पढ़ाई में मदद करेगा। दोनों फिर से अच्छे दोस्त बनने लगते हैं, बातें करते हैं, लाइफ डिस्कस करते हैं। सी क्यूंग को धीरे-धीरे एहसास होता है कि ड्यूपाल यानी आपका जी हियोन असल में थोड़ा बुजुर्ग टाइप है, ना सोडा ना फिजी ड्रिंक, बस चाय पीता है। वहीं ड्यूपाल उसे सीधा सवाल करता है, अगर तू इतना समझदार था तो फिर तूने मेरे पुराने वक्त में पुलिस को क्यों नहीं रोका, क्यों नहीं मुझे बचाया? सी क्यूंग ठंडी आवाज में कहता है कि स्कूल हमेशा तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकता। असली जस्टिस तो तब होगी जब इंसान खुद बदला ले, चाहे इसके लिए किसी को मारना ही क्यों न पड़े। ये सुनकर ड्यूपाल समझ जाता है कि सी क्यूंग अंदर से कितना डार्क है, वो सच में किसी को मारने की हिम्मत रखता है। अगले दिन रिपोर्ट कार्ड मिलते हैं। ड्यूपाल का लेवल आता है 8 यानी सबसे नीचे, जबकि सी क्यूंग का लेवल है 1 यानी टॉप पर। सी क्यूंग मजाक में कहता है चल अपनी टेंशन मिठाई और कोल्ड ड्रिंक से दूर करते हैं, आखिर अभी हम यंग हैं। फिर सी क्यूंग उसे पाइनएप्पल केक ऑफर करता है लेकिन ड्यूपाल बिना सोचे समझे हाँ कह देता है। तुरंत ही सी क्यूंग उसे रोकता है क्योंकि जी हियोन को पाइनएप्पल से एलर्जी थी। लेकिन ड्यूपाल अपनी खाने की आदत से बाज नहीं आता और जेली खा लेता है जिसमें पाइनएप्पल मिला होता है। नतीजा सीधा हॉस्पिटल। होश आने पर सी क्यूंग टूट जाता है और गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है अगर तू सच में जी हियोन है तो तुझे ये कैसे नहीं पता कि तुझे पाइनएप्पल से एलर्जी है। वो खुद को गिल्टी फील करता है और मानता है कि शायद ड्यूपाल सच कह रहा है कि उसे एमनेसिया है। तभी वो राज खोलता है, असल जी हियोन ने कभी उस पर भरोसा करके मदद मांगी थी क्योंकि उसे बुलिंग झेलनी पड़ रही थी, लेकिन सी क्यूंग की कायरता के कारण उसने कहा कि वो मदद नहीं करेगा और उसे घर से धक्का देकर भगा दिया। इसके बाद उसने जी हियोन को कभी नहीं देखा और इस बात का बोझ उसे आज तक खाता रहा। अब वो चाहता है कि एक बार फिर जी हियोन से माफी मांग सके। ये सुनकर ड्यूपाल कहता है चिंता मत कर, एक दिन जी हियोन अपने शरीर में लौट आएगा और तब तुझे माफी मांगने का मौका मिलेगा। उधर दूसरी तरफ दोंगसू को जी हियोन की मां को किडनैप करने का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। ये प्लान उसी चालाक सेक्रेटरी ने रचा था। दोंगसू इसके लिए जी हियोन के पुराने बुली लीडर जेमिन को हायर कर लेता है। रात को जब ड्यूपाल और सी क्यूंग घर लौट रहे होते हैं तभी वो देखते हैं कि जी हियोन की मां को जबरदस्ती उठाकर ले जाया जा रहा है। दोनों तुरंत दौड़ पड़ते हैं। जेमिन को पता ही नहीं था कि असली प्लान किडनैपिंग है। ये देखकर वो डरकर भाग जाता है। सी क्यूंग जी हियोन की मां को बचाने की कोशिश करता है लेकिन गुंडे उसे मारकर गिरा देते हैं। तब ड्यूपाल सबके सामने अकेले भिड़ जाता है, लेकिन जैसे ही उनमें से एक चाकू निकालता है हालात गंभीर हो जाते हैं। तभी पुलिस पहुंच जाती है और सारे गुंडे भाग खड़े होते हैं। जी हियोन की मां को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। पुलिस जब ड्यूपाल से पूछताछ करती है तो वो सच्चाई छुपा लेता है और कहता है कि कोई किडनैपिंग नहीं हुई, बस उसकी मां बेहोश हो गई थी और किसी ने उनकी कार चुराने की कोशिश की थी। ये सुनकर सी क्यूंग गुस्से में कहता है कि उन्हें पुलिस को सच बताना चाहिए था, लेकिन ड्यूपाल समझाता है कि अगर वो सच बताते तो वो माफिया ज्यादा खतरनाक तरीके से लौटते और उनकी मां की जान ले लेते। अब ड्यूपाल समझ चुका था कि असल में ये सब सेक्रेटरी की चाल है जो जी हियोन की मां को हमेशा के लिए खत्म करना चाहती है। ड्यूपाल कसम खाता है कि अब वो उसे सबक सिखाएगा। घर लौटने पर सी क्यूंग का सामना उसके बाप से होता है। वो उसे देर से आने और छोटों से भरा देखकर गुस्से में सवाल करता है। सी क्यूंग डरते हुए झूठ बोल देता है, मुझे रास्ते में किसी ने लूट लिया। सी क्यूंग के झूठ पर उसके पिता को जरा भी भरोसा नहीं होता। वो गुस्से में कहता है चल मुझे उस जगह ले जहां तुझ पर हमला हुआ। रास्ते में सच्चाई निकलवाने के लिए वो खुद को प्रोसिक्यूटर बताता है और बेटे को सीधा सीधा झूठा कहकर डांट देता है। इतनी कड़वी बातें सुनकर सी क्यूंग का दिमाग ब्लैंक हो जाता है। वो ट्रांस जैसी हालत में जाकर वहीं बेहोश हो गिरता है। उसे फौरन हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहां उसकी मां जो हमेशा बिजनेस ट्रिप्स पर रहती है कॉल करती है और गुस्से में पति से कहती है कब तक बेटे को टॉर्चर करता रहेगा, उसे एक नॉर्मल बच्चे जैसा जीने दे। इससे साफ पता चलता है कि ये पहली बार नहीं है जब सी क्यूंग इस तरह से बेहोश हुआ है। अगले दिन ड्यूपाल सीधा उस चालाक सेक्रेटरी से भिड़ने के लिए कॉल करता है लेकिन उसके सारे नंबर बंद पड़े हैं। मजबूरन वो घर की सिक्योरिटी बढ़वा देता है ताकि मां से कोई दोबारा छीने झपटी न कर सके। फिर स्कूल लौटने पर उसे खुशी होती है जब मार्कर वाली लड़कियां और फुटबॉल क्लब के कुछ लड़के कहते हैं भाई चाहे जो हो हम हमेशा तेरे साथ हैं। वो सी क्यूंग से संपर्क करने की कोशिश करता है लेकिन पता चलता है कि वो हॉस्पिटल में है। कुछ दिनों बाद दोनों मिलते हैं और ड्यूपाल उसे घूंसे से सेल्फ डिफेंस करना सिखाता है। फिर दोनों जी हियोन के घर पढ़ाई करने जाते हैं। इधर उसी दिन जेमिन गिल्ट में जी हियोन के घर के बाहर घूम रहा होता है क्योंकि वो जानना चाहता था कि जी हियोन की मां ठीक है या नहीं। तभी किस्मत से तीनों का आमना सामना हो जाता है। जेमिन को जब पता चलता है कि ये जी हियोन का घर है तो वो थोड़ी शर्मिंदा नजर आता है, लेकिन फिर सच्चाई उगल देता है। उसके पास खाने को बस थोड़े से चावल बचे थे, वो भूखा है। ये सुनकर ड्यूपाल उसे अपने घर खाने पर बुला लेता है। घर पहुंचकर जेमिन उसकी आलीशान जिंदगी देखकर दंग रह जाता है और पूछता है क्या मैं यहीं रात गुजार सकता हूं, मेरी हीटिंग कर चुकी है क्योंकि हमने अभी तक बिल नहीं भरा। ड्यूपाल उसकी हालत देखकर मान जाता है लेकिन कहता है सोना तो गद्दे पर ही पड़ेगा। तभी सी क्यूंग भी बीच में बोल पड़ता है मैं भी यहीं रुकूंगा, मुझे इस बुली पर अभी भरोसा नहीं है। रात में जेमिन खुलकर ड्यूपाल से बातें करता है जैसे पुराने यार हो। यहां तक कह देता है अब मैं कुछ दिन यहीं रहूंगा। मेरे हिसाब से अगर दो लोग पहले ही एक दूसरे को मार चुके हैं तो हिसाब बराबर हो जाता है। लेकिन ड्यूपाल ठंडा जवाब देता है तू अब भी गुनहगार है, तूने कोई पछतावा नहीं दिखाया और गुस्से में उसे कातिल तक कह देता है क्योंकि ईमो लड़का जी हियोन उसकी बुलिंग के चलते ब्रिज से कूदने की कोशिश में लगभग मर ही गया था। ये सुनकर जेमिन बुरी तरह तिलमिला जाता है और चिल्लाता है मैं कातिल नहीं हूं। आहत होकर वो कहता है कि अब चला जाएगा। तभी सी क्यूंग बीच में आकर कहता है मैंने तुझे उस रात किडनैपिंग वाली जगह पर देखा था। आखिर जेमिन टूट जाता है और मान लेता है हाँ मैं वहां था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो लोग जी हियोन की मां को अगवा करने वाले थे। तभी ड्यूपाल सामने आता है और सीधा डिमांड करता है उन गुंडों का अड्डा बता, मुझे उनका ठिकाना चाहिए। इस तरह ड्यूपाल यानी गैंगस्टर अपने दुश्मनों का सामना करने निकलता है लेकिन वहां पहुंचते ही उल्टा वो खुद उनके जाल में फंस जाता है। इधर सी क्यूंग पुलिस को बुलाने ही वाला होता है लेकिन उसे याद आता है कि ड्यूपाल ने उसे क्या कहा था कभी पुलिस को बीच में मत घसीटना। इसी वजह से वो पुलिस को छोड़कर सीधा अपने पिता प्रोसिक्यूटर को कॉल करता है बिना ये अंदाजा लगाए कि आने वाला वक्त बेहद खतरनाक है। उधर ड्यूपाल को सुनसान मैदान में ले जाया जाता है लेकिन उसकी तेज सुनने की शक्ति उसे एहसास कराती है कि उसके चारों तरफ कितने माफिया खड़े हैं। तभी उसके सामने आता है दोंगसू, उसका पुराना दोस्त और कभी वफादार साथी। दोंगसू सबके सामने सच उगल देता है, यही लड़का है जिसने बॉस ड्यूपाल की मौत करवाई। ये सुनते ही सारे माफिया ड्यूपाल पर टूट पड़ते हैं मगर ड्यूपाल अकेला ही सब पर भारी पड़ता है और एक एक कर सबको धूल चढ़ा देता है। लेकिन जब उसका सामना मोटे गैंगस्टर से होता है तो वो उसे उठा नहीं पाता और जमीन पर गिरते ही बेहोश हो जाता है। इधर जेमिन स्कूल में क्लासरूम साफ कर रहा होता है सजा के तौर पर, लेकिन अचानक उसके अपने ही दोस्त उसे धोखा देते हैं और बताते हैं कि उसकी ही गैंग के गुंडे उसे ढूंढ रहे हैं। डरा सहमा जेमिन भाग जाता है और रास्ते में सी क्यूंग से टकराता है। दोनों साथ में छिपते हैं। वहीं जेमिन उसे सच बताता है कि जी हियोन यानी ड्यूपाल कहां है और ये भी कि माफिया फिर से उसकी मां को अगवा करने वाले हैं। यह सुनकर सी क्यूंग का दिल दहल उठता है और वो साफ कहता है मैं अपने दोस्त को बचाने जरूर जाऊंगा, मैं कायर नहीं हूं। इसी बीच ड्यूपाल होश में आता है और सामने सिर्फ दोंगसू होता है। वो सीधे सवाल करता है तूने दूसरी गैंग क्यों बनाई मेरे नाम से और बता क्या तूने ही पुराने बॉस को मारा। ये सुनकर दोंगसू भड़क उठता है और कहता है कि असलियत में बॉस किसी और गैंग के हमले में बुरी तरह
घायल हुआ था, वो भी ड्यूकपाल की मौत के ठीक बाद। ये सुनकर ड्यूकपाल का दिल टूट जाता है। वो अपने पुराने दोस्त को वो बातें याद दिलाता है जो सिर्फ वही दोनों जानते थे, जैसे उसका पैर का जख्म। फिर कहता है, यार इस औरत के कहे में मत आ, मुझे जाने दे। शायद पुरानी दोस्ती या शायद उसकी शक्ल में पुराने बॉस की झलक। डोंगसू मान जाता है और उसे छोड़ देता है। लेकिन जैसे ही ड्यूकपाल बाहर आता है, वहां सेक्युंग और उसका प्रोसिक्यूटर पिता एंट्री मारते हैं। प्रोसिक्यूटर सख्ती से ऑर्डर देता है, उन सब माफिया को जीहियोन की मां के घर से बाहर निकालो, और इसी तरह सबको हटाया जाता है और ड्यूकपाल सही सलामत घर लौट आता है। दूसरी तरफ सेक्रेटरी गुस्से में तमतमा जाती है क्योंकि डोंगसू ने काम अधूरा छोड़ दिया। यही सच्चाई सामने आती है। असल में डोंगसू सिर्फ उसके आदेश मान रहा था क्योंकि उसी औरत ने पैसे दिए थे बॉस की सर्जरी के लिए, जिसे बेरहमी से पीटा गया था और जिसकी हालत नाजुक थी। गैंग के पास पैसा नहीं था तो उस कर्ज के तले डोंगसू बंधा हुआ था। अब वो साफ कहता है, अब उस लड़के ड्यूकपाल को मैं किसी भी हाल में नहीं छोड़ूंगा। इसी बीच ड्यूकपाल स्टडी रूम में पहुंचता है, लेकिन तभी एक लड़की उसे ड्रिंक पकड़ाती है। लेकिन गड़बड़ ये हुई कि वो रेफरेंस तो ड्यूकपाल को समझ ही नहीं आया। वैसे अब वो सीक्युंग से मिल भी नहीं पाता क्योंकि उसके पिता ने साफ मना कर दिया था उसे उस दिन किडनैपिंग से बचाने की मदद के बदले। इतना ही नहीं, उसके पिता ने उसे जबरदस्ती बास्केटबॉल टीम के कैप्टन के साथ घूमने फिरने को मजबूर किया और सीक्युंग कई बार गुस्से में उसे मारने तक को तैयार हो जाता है क्योंकि वो हमेशा उसके दोस्त की बुराई करता रहता है। फिर भी सीक्युंग चोरी चुपके ड्यूकपाल से अपनी मां की पुरानी टैबलेट के जरिए बातें करता रहता है। वक्त गुजरता है और पूरा क्लास सालाना फोटो के लिए बीच पर जाता है। वहां ड्यूकपाल अपनी सहेलियों के लिए गिफ्ट्स लाता है और उनमें से एक तो इतनी इंप्रेस हो जाती है कि उसका हाथ पकड़ लेती है। इसके बाद सब मिलकर पुरानी गानों की पहचान करने का गेम खेलते हैं और ड्यूकपाल आसानी से जीत जाता है क्योंकि वो गाने उसी के टाइम के होते हैं। फोटो खिंचवाते वक्त भी जब सब कूल पोज मार रहे होते हैं, ड्यूकपाल एकदम अंकल स्टाइल पोज में खड़ा हो जाता है और सब हंस पड़ते हैं। फिर ड्यूकपाल जेमिन को ढूंढने निकलता है जो अपनी पार्ट टाइम नौकरी में छुपा हुआ था ताकि माफिया उसे पकड़ न ले। ड्यूकपाल उसे ढांढस बंधाता है कि सब ठीक हो चुका है और उसे स्कूल वापस आना चाहिए। तभी अचानक सेक्युंग का कॉल आता है। वो टूट चुका है, जिंदगी से तंग आ चुका है और उसी ब्रिज पर खड़ा है कूदने की कगार पर। ड्यूकपाल किसी तरह उसे समझाता है और उसे बीच पर साथ चलने को कहता है ताकि थोड़ी राहत मिले और उसके पिता के जुल्म से दिमाग हट सके। दोनों निकल पड़ते हैं, लेकिन पीछे पीछे डोंगसू और मोटा गैंगस्टर भी लग जाते हैं सेक्रेटरी के हुक्म पर। रात को जब दोनों होटल में रुकना चाहते हैं तो नाबालिग होने की वजह से एंट्री नहीं मिलती। मजबूरी में वो एक पुरानी सराय में जाते हैं जहां ड्यूकपाल सराय के मालिक को बताता है कि वो चिलसुंग गैंग के ड्यूकपाल को जानता है और उसका एक गुप्त राज जानता है कि एक हादसे में उसके नीचे वाले पार्ट्स में से एक काम नहीं करता। अब तुम समझ ही गए। ये सुनकर मालिक हक्का बक्का रह जाता है और उन्हें कमरा दे देता है। वहीं डोंगसू और मोटा गैंगस्टर भी उसी सराय में ठहरते हैं। रात को सीक्युंग खुलकर अपना दर्द बयान करता है। बचपन से ही उसका पिता उसे बुरी तरह टॉर्चर करता आया है। कभी कमरे की मेज साफ न करने पर उसे घर से बाहर फेंक देता, कभी उसके खिलौने जला देता। यहाँ तक कि जब उसका छोटा पप्पी मर गया तब भी उसने सारा इल्जाम सीक्युंग पर डाल दिया और तभी से सीक्युंग ने सब सहना शुरू कर दिया, चुपचाप उसके हर हुक्म का पालन किया। लेकिन हद तब हुई जब उसके पिता ने उसके रूम में कैमरा लगाकर 24 घंटे उस पर नजर रखनी शुरू कर दी। उस दिन सीक्युंग दीवार पर सिर पटक पटक कर बेहोश हो गया और होश आते ही घर से भाग निकला। ये सब सुनकर ड्यूकपाल उसे समझाता है, जब भी मदद की जरूरत हो मुझे कॉल करना। रात को ड्यूकपाल सीक्युंग के पिता को फोन करता है और कहता है कि कल वो सीक्युंग को स्कूल वापस ले आएगा, लेकिन उससे रिक्वेस्ट करता है कि अब अपने बेटे पर हाथ मत उठाए क्योंकि बेटा उससे बहुत डरता है। ये सुनकर सीक्युंग का पिता गुस्से से फोन काट देता है। अगले दिन ड्यूकपाल उस मोटे गैंगस्टर को कॉल करता है और मिलने को कहता है। नींद में ही मोटा गैंगस्टर बड़बड़ा देता है, तू ही तो मेरा बॉस ड्यूकपाल है। और ये सुनते ही डोंगसू और वो मोटा गैंगस्टर तुरंत उससे मिलने निकल पड़ते हैं और यहीं से कहानी और भी भारी हो जाती है। जब डोंगसू और मोटा गैंगस्टर जीहियोन से मिलते हैं तो वो उससे कहते हैं कि ये नाटक बंद करो, तुम हमारे बॉस के बेटे नहीं हो। लेकिन जीहियोन शांत रहकर बोलता है, मैं ही असली ड्यूकपाल हूं। और प्रूफ के तौर पर वो मोटे गैंगस्टर की पूरी जिंदगी का सच उगल देता है, उसके पिता का संघर्ष, उसकी बहन की बीमारी और कैसे असली ड्यूकपाल ने हॉस्पिटल की सारी बिलें चुका दी थी। फिर वो डोंगसू की सच्चाई बताता है कि वो अनाथ था और 19 साल की उम्र से ड्यूकपाल ने उसे बेटे की तरह पाला, गरीबी से बाहर निकाला। ये सुनकर दोनों गैंगस्टर फट पड़ते हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आखिरकार वो मान लेते हैं कि जीहियोन ही उनके बॉस का असली बेटा है। इसके बाद जीहियोन भी इस पहचान को स्वीकार कर लेता है और दोनों को चाचा कहकर बुलाता है। तीनों साथ बैठकर खाना खाते हैं और जीहियोन अपने दोस्त सीक्युंग को उनसे मिलवाता है। फिर जीहियोन उनसे एक बड़ी मांग करता है। वो चाहता है कि दोनों चाचा उस चालाक सेक्रेटरी को पकड़कर उसके सामने लाएं। साथ ही वो ये भी पक्का कर देता है कि जेमिन को अब पुलिस या माफिया नहीं सताएंगे। लेकिन स्कूल में एक और बवाल खड़ा हो जाता है। सीक्युंग का पिता आता है और जीहियोन पर हाथ उठाने की कोशिश करता है, उसे बुरी संगत कहकर गाली देता है। इस टेंशन में सीक्युंग को फिर से पैनिक अटैक आता है और वो बेहोश हो जाता है। जब तक सीक्युंग होश में आता है जीहियोन उसके पिता से भिड़ चुका होता है। वो कहता है, आपकी ये परफेक्शन वाली पेरेंटिंग आपके बेटे का दम घोंट रही है। आप खुद बताइए कि आपके पिता ने आपके साथ भी ऐसा ही किया था? ये सुनकर सीक्युंग का पिता तमतमा उठता है और हाथ उठाता है, लेकिन जीहियोन उसका हाथ रोक लेता है। गुस्से से वो बोलता है, ये जुल्म की चेन यहीं खत्म होनी चाहिए। आपके बेटे ने खुदकुशी की कोशिश की थी, क्या आप चाहते हैं कि वो फिर ऐसा करे? इस टकराव के बाद जब सीक्युंग होश में आता है, जीहियोन उससे कहता है कि उसने उसके पिता से बात की है और अब उसे भी हिम्मत दिखाकर उनका सामना करना चाहिए। धीरे धीरे सीक्युंग में बदलाव आता है। वो बास्केटबॉल कैप्टन के खिलाफ खड़ा होता है, जीहियोन के साथ पढ़ाई दोबारा शुरू करता है और कहता है कि अब वो अपने पिता से आमने सामने बात करेगा। उधर जेमिन की हालत बिगड़ जाती है। उसके खुद के दोस्त उसे घेर लेते हैं और धमकाते हैं कि वो उसे माफिया के हवाले कर देंगे ताकि वो उनकी गैंग में जगह बना सके। लेकिन जेमिन डटकर कहता है कि वो उनसे भाग इसलिए रहा था क्योंकि वो उन्हें दोस्त मानता था और उनके खिलाफ लड़ना नहीं चाहता था। लेकिन अब मजबूरी में वो अपने बचाव के लिए लड़ाई करने को तैयार हो जाता है। इसी बीच जीहियोन को एक और झटका लगता है। उसकी मां की दवा खत्म हो जाती है, वही दवा जो सेक्रेटरी लाकर देती थी। जीहियोन जब नहीं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये रिकैप पसंद आया होगा। अगर हाँ तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।